नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सॉल्व प्रॉब्लम सीरीज का 13वां लेक्चर है, जिसमें कि अगेन हम आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीनियर अलजेब्रा की। और ये प्रॉब्लम हमने आपके CSIR नेट जून 2016 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको हेल्प करेंगे आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि आपकी इस सीरीज़ का 61 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के आपके पास लेट वी बी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल complex polynomial p with degree less than equals to n, and let t be a linear transformation from v to v such that t of px is derivative of the point 1 and which of the following are correct। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट में से करेक्ट है? तो देखिए, बेसिकली मुझे यहाँ पे उसकी नलिटी और रैंक निकालनी है। तो लेट, अगर मैं देखता हूँ, लेट बी इक्वल्स टू 1 x माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल क्यूब, एंड सो अप टू x माइनस 1 की पावर n। नाउ दिस इज basis for minor y vector space v. This b is basis of vector space v। वेक्टर स्पेस v के आपके पास Pnx सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n, जबकि जो कोफिशिएंट हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नाउ दिस इज basis, why this is basis? because the set is independent, not set b is clearly independent, and कार्डिनलिटी ऑफ सेट b में कितने एलिमेंट आपके पास n प्लस 1 एलिमेंट हैं, and dimensions of v is also n plus 1, and dimensions of v is also n plus 1, so it implies b is basis for v। तो आपको हमने एक बेसिस ले लिया, अब हम इसका इमेज निकालेंगे। देन रेंज ऑफ t, देन माय रेंज ऑफ t is equals to t of 1, this is span of range of t equals to span of equal to span of t of 1, t of x minus 1, t of x minus 1 का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू t of x minus 1 की पावर n। ये आपका रेंज बन जाएगा स्पैन ऑफ दिस वेक्टर। नाउ बट व्हाट इज t of 1? t of 1 इज 0, बिकॉज आपका मैप क्या है, t of px इज डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1। आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन कितना बन जाएगा, 0, सो दिस इज 0, सो देन t of x minus 1 इज 1, t of x minus 1 का होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स x minus 1, और वैल्यू में कहाँ निकालनी है, पॉइंट 1 के ऊपर, इट इज जस्ट 0। So it implies similarly t of x minus 1 की power n is also 0. It implies range of t is equal to span of 0 and 1। आपको सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे, 0 और 1। इट मीन दिस इज स्पैन ऑफ 1, दिस इज स्पैन ऑफ 1, दिस इज जस्ट स्पैन ऑफ 1, which is set of all complex numbers C. So it implies my rank of
rank of T is equal to 1, and hence by rank nullity theorem, my nullity of T is equal to n plus 1 minus 1 which is n। तो आपकी जो नलिटी आएगी वो T कितनी आएगी आपके पास, n आएगी, और आपकी जो रैंक होगी कितनी होगी, 1 होगी। आपका कौन सा ऑप्शन 2 हो जाएगा। डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ T इज n, दिस इज ट्रू बिकॉज नलिटी ऑफ T इज n, and dimension of range of T is 1, this is also true because rank of T is 1। so this is option first and second are true while third और fourth are false। तो तीसरा चौथा आपका गलत हो जाएगा, पहले तो आपके ट्रू हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक बेसिस बी लिया, और बेसिस हमने बी किस तरह से बनाया है, हमने 1x-1 का होल स्क्वायर और ऐसे आपके पास n+1 पॉलिनोमियल ली है। अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे जो पॉलिनोमियल ली है वो किस पॉइंट के अराउंड ली है, x=1 के अराउंड ली है। दिस ऑल पॉलिनोमियल्स आर अराउंड पॉइंट x=1, 1 के अराउंड ली है। अब 1 के अराउंड मैंने क्यों ली है, बिकॉज मेरा अभी जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इज एट द पॉइंट 1, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट 1 का यूज़ किया है। अगर आपका ये ऐसा होता P'2 तो कौन सा बेसिस लेता आपके पास, b = 1 x-2 का होल स्क्वायर अप टू x-2 की पावर n, तब ये बेसिस लेता तो आपकी जो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिस में x-1 x-2 का होल स्क्वायर सबको यूज़ किया है। तो मुझे एक बार बेसिस लिया, फिर उस बेसिस का मुझे आउटपुट निकाला, और फिर वहाँ से मैंने रैंक निकाल ली, और फिर रैंक नलिटी थ्योरम यूज़ करके वहाँ से मैंने इसकी नलिटी ऑफ T निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अगेन नेट जून 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट A and B be n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज पॉजिटिव एंड डिटरमिनेंट ऑफ B इज नेगेटिव, देन फॉर ऑल t बिटवीन 0 to 1 कंसिडर, हमने एक मैट्रिक डिफाइन कर दिया C of T इज T of A प्लस 1 minus T into B। देन आपके पास 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट इज CT is invertible for each t belong to 0 to 1 close interval। तो आपको जो थर्ड ऑप्शन हो क्या बोल रहा है, CT is not invertible for each t between 0 से 1, यानी किसी भी क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे ये आपका CT इन्वर्टेबल नहीं होगा। बट दिस इज फॉल्स बिकॉज आपका CT क्या आपके पास, माई CT इज T times A plus 1 minus T times B, दिस इज माई CT। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे C(0) निकालता हूँ, माई C(0) विल बी 0 into A plus 1 minus 0 into B which is B। तो माई C(0) is B, बट B is invertible because B का डिटरमिनेंट कितना आपके पास, नेगेटिव है। डिटरमिनेंट ऑफ B is negative, it implies since determinant of B is less than 0, it implies determinant of B is non-zero, which implies B is invertible। और B होने का मतलब क्या है, B इन्वर्टिबल मीन्स C(0) is invertible, C(0) is invertible। तो थर्ड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बिकॉज जैसे बोला ये किसी भी पॉइंट पे इन्वर्टेबल नहीं होगा, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज 1 और एक्चुअली 0 दोनों पे आपका इन्वर्टेबल है। बिकॉज 0 आपकी मैट्रिक्स आ रही है B, अगर 1 पुट करें आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी A, और जो दोनों ही आपकी मैट्रिक्स क्या गिवन है, आपको इन्वर्टेबल गिवन है। तो आपका जो ऑप्शन C हो तो गलत है। नाउ ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है, C of T इज इन्वर्टेबल फॉर ईच T, हर एक पॉइंट पे आपका ये जो CT हो क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, let A is equal to identity matrix 1 0 0 1, let B equals to say
1 0 0 minus 1, then determinant of A is 1 which is positive, and determinant of B is minus 1 which is negative. आपकी जो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है. नाउ व्हाट इज सी ऑफ टी? अब सी ऑफ टी क्या होगा ना आपके पास? सी ऑफ टी इज टी टाइम्स ए प्लस 1 माइनस टी टाइम्स बी, विच इज टी 0 0 टी प्लस 1 माइनस टी 0 0 माइनस 1 प्लस टी को ऐड कर लेते हैं. एडिंग बोथ, ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से it will be 1 0 0 and it will be 2t minus 1. दिस इज माई सी टी. अब सी टी अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? इट विल बी 2t minus 1 and it implies my सी टी का डिटरमिनेंट इज 0 if my t is equal to 1 by 2. It means c of 1 by 2 का जो डिटरमिनेंट है कितना आएगा आपके पास? 0 आएगा. सो इट इम्प्लाइज c of 1 by 2 जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो डिटरमिनेंट कितना आएगा आपके पास? 0 आएगा. इट इम्प्लाइज c of 1 by 2 इज नॉट इन्वर्टिबल, इज नॉट इन्वर्टिबल. So my option first is wrong. So my option first is wrong. और इस टी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल होगी, कोई गारंटी नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, सेकंड एंड फोर्थ. सेकंड ऑप्शन क्या बोला? देयर इज ए टी नॉट विच इज बिलोंग टू 0 to 1 सच दैट सी एफ टी नॉट इज ए नॉट इन्वर्टिबल. नाउ कैसे करेंगे इसको? देखिए, हम हमारे पास सी ऑफ टी क्या आपके पास? दिस इज जस्ट टी टाइम्स ए प्लस 1 माइनस टी टाइम्स बी में सी टी, और ए बी आर अनक्रॉस एन मैट्रिसेस वेयर ए एंड बी आर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस. फिक्स्ड मैट्रिक्स आपके पास, ये फिक्स्ड एन क्रॉस एन मैट्रिसेस. आपको जो टी है वो आपका वेरिएबल है और टी बिलोंग कर आपका फ्रॉम 0 to 1. टी इज ए वेरिएबल. आप अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे टी की तो आपको अलग अलग मैट्रिक्स मिल जाएंगी. उस माइट सी ऑफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी वेयर ए बी आर फिक्स्ड मैट्रिसेस. नाउ सी ऑफ टी का डिटरमिनेंट निकालते हैं. सी ऑफ टी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू टी ऑफ ए प्लस 1 माइनस टी इंटू बी का डिटरमिनेंट. अब क्योंकि मेरे पास कोई पर्टिकुलर चॉइस तो है नहीं ए बी की, तो मैं इसका डिटरमिनेंट ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ. बट यहाँ से मैं एक चीज़ बता सकता हूँ उस डिटरमिनेंट के बारे में. वो क्या होगी कि दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n. This is polynomial of degree less than equals to n in t. This is polynomial in t of degree less than equals to n. For example, हम जो एग्जाम्पल लिया था आपका ऊपर ए और बी मैट्रिसेस का, तो यहाँ पर आपको सी ऑफ टी क्या आया था आपके पास? 2t minus 1. यहाँ पे जो सी ऑफ 2t minus 1 आया है आपके पास, तो ये क्या एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, जबकि ए और बी की आपकी डिग्री कितनी थी? 2. आपकी ए और बी दोनों मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की थी? सेकंड ऑर्डर की थी. बट आपको जो सी ऑफ टी डिटरमिनेंट आया वो कितने ऑर्डर का है? आपका पोलिनोमियल कितने ऑर्डर की आई है? 1 ऑर्डर की आई है. तो हम बोल सकते हैं इन जनरल आपकी जो सी ऑफ टी का जो डिटरमिनेंट होगा वो एक पोलिनोमियल होगी इन टी ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n. So it implies C of t का mod is polynomial in t of degree less than equals to n. आप इसको देख सकते हैं. दिस इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ अब इसको यूज कैसे करेंगे? नाउ सिंस एवरी polynomial is continuous function,
since polynomial is continuous function, it implies CFT comma determinant is also continuous function, अब जो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नाउ अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आपका सी एफ टी। डिटरमिनेंट एक फंक्शन है ऑफ टी, उसकी डोमेन कितनी है आपके पास 0 से 1, ये आपके बिलोंग करे क्लोज इंटू 0 से 1। नाउ डिटरमिनेंट क्या आएगा, एक नंबर आएगा, तो उसकी आउटपुट किस में आएगा आपके पास आर में आएगा। हम एज्यूम करें आपके पास जो मैट्रिक्स है कैसी मैट्रिक्स हैं, रियल मैट्रिसेस हैं। नाउ सी ऑफ टी और सी ऑफ जीरो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू सी ऑफ जीरो कितना आपके पास, माई सी ऑफ टी इज टी टाइम्स ए प्लस 1 माइनस टी टाइम्स बी। तो इट मीन्स सी ऑफ जीरो इज जस्ट बी एंड सी ऑफ 1 इज ए। तो सी ऑफ बी का डिटरमिनेंट मतलब बी का डिटरमिनेंट, और वो आपको क्या गिवन है, नेगेटिव, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सिमिलरली सी ऑफ 1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट विच इज पॉजिटिव, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो मीन्स आपका जो फंक्शन है सी एफ टी का डिटरमिनेंट वो आपको नेगेटिव वैल्यू ले रहा है 0 के ऊपर और पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है आपके पास 1 के ऊपर। इट मीन्स दिस फंक्शन, तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी सी ऑफ टी का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 फॉर at least once in 0 से 1। इन आपका पास एटलीस्ट एक आपका इसका ऐसा पॉइंट आएगा 0 से 1 के बीच में जहाँ पे इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट t naught between 0 to 1 such that सी ऑफ टी नॉट का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आपका जो सी ऑफ टी नॉट मैट्रिसेस है वो क्या होगी, नॉट इन्वर्टिबल होगी। इट इम्प्लाइज सी ऑफ टी नॉट इज नॉन इन्वर्टिबल। तो आपके पास एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर आएगा 0 से 1 के बीच में जहाँ पे आपकी जो सी ऑफ टी मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्टिबल नहीं होगी, ये गारंटी है हमारे पास। तो माय ऑप्शन second is correct. There is at least one t such that c of t is not invertible because उस पॉइंट का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो डिटरमिनेंट फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है जो कि कंटिन्यूस है और दो 0 और 1 पे क्या अपोजिट वैल्यू ले रहा है, तो कहीं ना कहीं 0 भी जरूर होगा। तो उस पॉइंट पर आपका जो सी ऑफ टी है वो आपका इन्वर्टिबल नहीं होगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है आपके पास, सी ऑफ टी इज इन्वर्टिबल for only finitely many t between 0 to 1. This is also wrong. Why? ध्यान दे, c of t का डिटरमिनेंट is polynomial of degree less than equals to n. It implies c of t का mod has at most n roots in 0 to 1। तो इस इंटरवल में आपके इसके कितने रूट हो सकते हैं, एट द मोस्ट आपके n रूट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा रूट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। इट implies there may exist at most n points where determinant of Ct is equal to 0। एट मोस्ट आपके n पॉइंट्स होते हैं जहाँ आपका डिटरमिनेंट कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। इट इम्प्लाइज देयर विल बी इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स
there will be infinitely many points. Infinitely many points in 0 to 1 where determinant of Ct is not equal to 0. It means at those points C of t is invertible. C of t is invertible. मुझे क्या पता है कि मेरा जो सी ऑफ टी है वो इनफाइनटली मैनी पॉइंट्स पे क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा. सो इट इम्प्लाइज सी ऑफ टी इज इन्वर्टिबल फॉर इनफाइनटली मैनी पॉइंट्स. इनफाइनटली मैनी पॉइंट्स. तो आपको जो ऑप्शन फोर्थ हो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज ऑप्शन फोर्थ क्या बोल रहे हैं कि वो सिर्फ फाइनटली मैनी पॉइंट्स आपका इन्वर्टिबल होगा. दिस इज रॉन्ग. फोर्थ ऑप्शन सी एफ टी इज इन्वर्टिबल फॉर ओनली फाइनटली मैनी टी. दिस इज रॉन्ग. ये जो उन्होंने लिखा है ओनली, इस वजह से आपको ऑप्शन गलत हो गया है. बिकॉज ऑफ दिस ओनली, दिस इज रॉन्ग. क्योंकि आपका ये जो सी टी आपका इनफाइनटली मैनी पॉइंट्स पे आपका इन्वर्टिबल है. तो दिस ऑल्सो रॉन्ग. तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपका सिर्फ सेकंड ऑप्शन ट्रू है. बाकी आपके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं. इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या किया है, आपके पास सी ऑफ टी एक मैट्रिक्स आएगी, उसका मैं डिटरमिनेंट निकालना. वो एक पॉलिनोमियल बन रहा है ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू एन. तो इसके एटमोस्ट कितने रूट हो सकते हैं आपके पास, 0 से 1 के बीच में एन रूट हो सकते हैं. तो एटमोस्ट एन पॉइंट्स पे इसका डिटरमिनेंट 0 हो सकता है. बाकी पॉइंट्स पे वो आपका डिटरमिनेंट कितना होगा, नॉन जीरो होगा. तो इनफाइनटली मैनी पॉइंट्स पे वो क्या होगा, इनवर्टिबल हो जाएगा. और एटलीस्ट एक पॉइंट पे वो पक्का 0 होगा. क्यों? क्योंकि आपके जो सी ऑफ 0 पे और सी ऑफ 1 पे इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है और फंक्शन आपका कंटिन्यूस है. सो एटलीस्ट एक बार तो 0 होगा ही होगा. तो एक जगह एक पॉइंट पे तो एटलीस्ट आपका जो इसका डिटरमिनेंट है वो 0 होगा. इट मीन्स एटलीस्ट एक पॉइंट पे आपका जो मैट्रिक्स सी टी है वो नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. अगेन आपका नेट जून 2016 का प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम के आपके पास लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस, पिक द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, लेट ए हैज एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू. इज ऑब्वियसली फॉल्स. वाई? अगर मैं को लेता हूं, लेट माई मैट्रिक्स इज, let matrix is 0 1 and -1 0. This is just rotation matrix through 90-degree angle. This is rotation by 90-degree angle. तो अब इसका स्टैटिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगी, then c of ax is equal to determinant of minus x minus 1 1 minus x determinant which is x square plus 1, which is not equal to 0 for any x belongs to real number. So it implies it has no eigenvalue in real number. So it implies a has no real eigenvalue. So a has no real eigenvalue. So this is false statement. Second statement क्या आपके पास, for all non-zero vectors u and w, v and w belongs to r की पावर n, aw का ट्रांसपोज इनटू में av is always greater than 0. This is obviously false statement. Why? For this, take let my A is 0 matrix.
because I can take any real matrix n cross n. So take zero matrix n cross n ऑर्डर की zero matrix ले लिए मैंने. Then A of W is obviously 0 and A of V obviously 0. So this product will be 0. This term will be 0. So this is fourth statement. Okay, what about option third? Every eigenvalue of A transpose A is a non-negative real number. This is true statement. Why? ये कैसे करेंगे इसे? Let my matrix B is equal to A का ट्रांसपोज into में A. B का ट्रांसपोज निकालते हैं. It will be A का ट्रांसपोज into में A होल का ट्रांसपोज, and this will be A का ट्रांसपोज into में A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, and this is just A का ट्रांसपोज into में A, and this is just B. तो ये समझिए क्या मिला? B का ट्रांसपोज इक्वल टू B. It implies B का ट्रांसपोज इक्वल टू B, so it implies my B is symmetric matrix. ओके, नाउ अब मैं आपकी मैट्रिक्स कैसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अब मैं क्लेम कर रहा हूं, क्लेम इज बी इज सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स. कैसे? लेट x belongs to R की पावर n is column matrix, then x का ट्रांसपोज into bx is equal to x का ट्रांसपोज b को पुट कर देंगे विच इज a का ट्रांसपोज into में a into में x. दिस इज जस्ट ax का ट्रांसपोज. दोनों स्टेटमेंट में कंबाइन कर रहा है. दिस इज जस्ट ax का ट्रांसपोज एंड दिस इज ax. so this is just equals to ax का ट्रांसपोज into में ax and which is equals to inner product of ax with ax which is equals to ax का जो नॉर्म आएगा उसका स्क्वायर, which is always greater than equal to 0, which is always greater than equal to 0. It implies x का ट्रांसपोज bx is always greater than equal to 0 for every x belongs to R की पावर n. It implies each eigenvalue of B is non-negative. Either eigenvalue will be 0 or it will be positive, but it will be never negative. So each eigenvalue of B is non-negative. So option C is correct. Each eigenvalue of matrix A transpose A is non-negative real number, which is true. Why this is real number? Because this matrix is symmetric and eigenvalues of symmetry matrix are real number. So this is a real number, but further it is non-negative because it is this is semi-definite, semi-positive definite matrix. But option fourth, option 4 क्या बोला के पास? I plus A transpose A is invertible. This is obviously true statement. This is true statement because since eigenvalue lambda of A transpose is always greater than equal to 0, it implies eigenvalue of matrices I plus A का transpose A is always greater than equals to 1. It implies
मैट्रिक्स I प्लस ए का ट्रांसपोज इनटू में इज इन्वर्टिबल। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी। हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे। वो तरीका क्या था, हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं इसको। मेथड सेकंड के आपके पास, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन के लिए हमें प्रूफ करना है कि आपका I प्लस ए का ट्रांसपोज ए इज इन्वर्टिबल। तो लेट I प्लस ए का ट्रांसपोज इनटू में इज नॉट इन्वर्टिबल। मैंने मान लिया कि आपकी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, तो इट इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ I प्लस ए का ट्रांसपोज इनटू में ए। इट implies there exists x which is not equal to 0 such that I plus a का ट्रांसपोज a into में x is 0 because 0 is an eigen value, so x will be an eigen vector corresponding to eigen value 0. So it implies x plus a का ट्रांसपोज a x is 0, so it implies a का ट्रांसपोज a x is equal to minus x, so it implies -1 is eigen value of a का ट्रांसपोज इंटू a, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि a ट्रांसपोज a के सारे जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, आपके नॉन नेगेटिव हैं। तो इट इम्प्लाइज जो मैंने जूम किया है आपका गलत है, वो फॉल्स है। इट इम्प्लाइज a का ट्रांसपोज a प्लस I इज इन्वर्टिबल। आप उसको इस तरह से भी कर सकते थे। तो नाइदर केस आपका जो स्टेटमेंट फोर्थ है वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस आपके दो ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अगेन आपका नेट जून 2016 का क्वेश्चन आपके पास। ये क्वेश्चन के आपके पास, लेट ए बी एन n क्रॉस n मैट्रिसेस and B is an n cross 1 vector. Suppose that equation Ax equal to B where x belongs to R की power m admits a unique solution. Then we can conclude that, आपको चार ऑप्शन से बताना कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है। देखिए कैसे करते हैं इसे। गिवन क्या है कि फोर वेक्टर Ax equal to B where vector B belongs to R की पावर n, this system has unique solution. This system has unique solution. It implies homogeneous system Ax equal to 0 has only trivial solution. अगर इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, इट इम्प्लाइज द कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस सिस्टम मस्ट हैव ए ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन बन जाएगा होमोजेनियस सिस्टम के पास, सो इट इम्प्लाइज इट विल हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे है नहीं। इट विल इम्प्लाई कि कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, सो इट इम्प्लाइज nullity of A is just 0, is just 1. Nullity of A is 0. Nullity of matrix A is 0. It implies rank of matrix A will be equals to how many columns are there? M columns. So it will be rank of A will be M.
तो आपकी जो रैंक है वो आपके पास कितनी है, m है। इट इम्प्लाइज आपके पास जो A is n cross m matrices, A is n cross m matrices and rank of A is m. It implies, अगर मैं A को लिखता हूँ सपोज C1 C2 अप टू CM, इस पास m कॉलम्स हैं। इट इम्प्लाइज सेट C1 C2 up to CM is linearly independent set because इस पास m आपके कॉलम्स हैं, आपकी रैंक भी कितनी है, आपके पास m है। इट मीन्स आपके जो कॉलम स्पेस आएगा उसकी डायमेंसिटी कितनी होगी, m होगी। इट इम्प्लाइज आपके जो m यहाँ पे जो कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट बट ईच ci कहाँ बिलोंग कर आपके पास, r की पावर n में। each ci is a column in r की पावर n. it implies the set is independent and each ci is in r की पावर n. बट r की पावर n में अगर कोई सेट आपका इंडिपेंडेंट है उसमें मैक्सिमम कितने वेक्टर हो सकते हैं, आपका n वेक्टर हो सकते हैं। सिंस any independent set in r की पावर n can have at most n vectors, it implies my m will be always less than equals to n. it implies m is always less than equals to n बिकॉज आपका जो सेट ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या आपका इंडिपेंडेंट है। उसमें कितने कॉलम्स हैं आपके पास, m कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम कहाँ बिलोंग करे, r की पावर n में। तो आपको जो सेट है सबसेट किसका है, r की पावर n का। और r की पावर n में कितने आपके मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, आपके n वेक्टर्स हो सकते हैं। इट इम्प्लाइज माई m विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू m। तो m इज लेस देन इक्वल्स टू n हो जाएगा आपके पास। तो दिस विल बी second will be true, m is always less than equals to n. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या यूज़ किया है, यहाँ पर आपको ये हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है। उसने बोला था आपको जो सिस्टम उसका यूनिक सॉल्यूशन है, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इट मीन्स आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम है ए इक्वल टू 0 होमोजेनियस, उसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है इट मीन्स आपकी जो नलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर नलिटी 0 तो आपकी रैंक कितनी बन जाएगी, इस केस में आपके पास m हो जाएगी। इट मीन्स आपके सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं और हर एक कॉलम आपका कहाँ बिलोंग करे, r की पावर n में। तो आपके पास एक सेट है ऑफ m कॉलम्स जो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। बट r की पावर n में एट द मोस्ट कितने वेक्टर आपके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, n वेक्टर हो सकते हैं। इट मीन्स माई m मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू n। ये हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 64 ऑफ दिस सीरीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन में क्या आपके पास, लेट x आपको एक वेक्टर गिवन है r की पावर 3 में, y आपको वेक्टर गिवन r की पावर 3 में, बी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। आपके दोनों सेट कैसे लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। आपको 3 वैल्यूज डिफाइन करके हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। इफ वी स्पैन ऑफ एक्स वाई देन, अगर वी आपका स्पैन ऑफ एक्स वाई का तो आपको इन चारों में से कौन सा आपका ट्रू है। तो लेट माई वी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वेक्टर एक्स एंड वाई, where my vector x is this, vector y is this. It implies this is v equals to alpha times vector x plus beta times vector y, where x, alpha and beta are real numbers.
It implies if UVW belongs to V, so it implies my UVW is equal to some alpha times x plus beta times y. अब x y की वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इट इज जस्ट अल्फा टाइम्स x1 x2 x3 प्लस बीटा टाइम्स y1 y2 एंड y3. ऐड करते हैं कंपोनेंट वाइज, इट विल बी इक्वल्स टू अल्फा x1 प्लस बीटा y1 अल्फा x2 प्लस बीटा y2 अल्फा x3 प्लस बीटा y3 and this is equals to u, v and w. So comparing both side, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, it implies just u equals to alpha x1 plus beta y1, v equals to alpha x2 plus beta y2 and w is equal to alpha x3 plus beta y3. तो आपके पास अभी कितने इक्वेशन है, सिस्टम इक्वेशन है आपके पास, तीन सिस्टम इक्वेशन है, तीन आपकी इक्वेशंस हैं. नाउ वी हैव थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. आपका वेरिएबल कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा. आपका इक्वेशन कितनी, तीन इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल अल्फा एंड बीटा. तो एक तो ये आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई भी दो इक्वेशन ले लो आप, उनको सोल्व करो अल्फा बीटा के लिए, और फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी अल्फा बीटा की, उसको आप थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं. तो वहाँ से आपको अल्फा बीटा एलिमिनेट हो जाएगा. वी कैन एलिमिनेट अल्फा बीटा, वी कैन एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा. फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये दो इक्वेशन हम सोल्व कर लेते हैं. सॉल्व दिस इक्वेशन. यहाँ से मुझे अल्फा बीटा वैल्यू मिल जाएगी, उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, आपका अल्फा बीटा एलिमिनेट हो जाएंगे. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका आपका थोड़ा सा छोटा है, वो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको एलिमिनेट करना है अल्फा बीटा, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका जो डिटरमिनेंट है सिस्टम का वो निकालेंगे. वो क्या होगा, अल्फा x1 y1 एंड u x1 y1 एंड u. ये मैट्रिक्स से मैंने इसे कोफिशिएंट लिख लिए. सेकेंड x2 y2 एंड v, x2 y2 एंड v, अगर क्या हो जाएगा x3 y3 एंड w. डिटरमिनेंट मस्ट बी 0. तो उसको हम सोल्व कर लेंगे. तो सोल्व करते मुझे क्या है, यहाँ से x1 इंटू में इट विल बी y2 w माइनस y3v माइनस y1 इंटू में x2 w माइनस v x3 प्लस u टाइम्स x2 y3 माइनस y2 x3 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, w अगर मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ से w, तो आपका आ जाएगा x1 y2, w यहाँ से कॉमन निकाले, आपका w एक यहाँ से आ जाएगा, इट विल बी माइनस y1 x2 प्लस v कॉमन निकाल लेते हैं. अगर v कॉमन निकालते हो तो यहाँ से कितना बन जाएगा आपका, इट विल बी y1 नॉट y1, हाँ y1 x3 माइनस y3 x1 एंड प्लस का u x2 y3 माइनस y2 x3 इक्वल टू 0. नाउ x1 y2, this is delta 3, this value is delta 3, so this is lambda 3 w, so this value is lambda 3, value is lambda 3 and this value is minus lambda 2 and this value is lambda 1.
It implies this is just lambda 1 times u minus lambda 2 times v plus lambda 3 times w is equal to 0. It means my span v is equal to set of all u v w such that lambda 1 times u minus lambda 2 times v plus lambda 3 times w equal to 0. अब ऑप्शन कौन सा 2 हो जाएगा इस केस में? ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट. तो ये आपका एक आसान सा क्वेश्चन था. यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फाबेट को एलिमिनेट किया है यूजिंग डिटरमिनेंट इक्वल टू 0. आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 5 अल्फाबेटिक वैल्यू निकाल लो और उस अल्फाबेटिक वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा. इसमें आपका आंसर है फर्स्ट. तो ये इस वीडियो की 5 प्रॉब्लम थी जो हमने की डिस्कस, और ये प्रॉब्लम आपकी नेट जून 2016 की प्रॉब्लम थी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन नेट जून की 2016 की जो बची प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. और इस वीडियो को और इस चैनल को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए जो कि सिमिलर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हायर मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिससे कि उनको भी इसमें हेल्प मिल सके. वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे.